नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाँट कर के केंद्र के अधीन ले लिया गया था। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को अलग और लद्दाख के क्षेत्र को अलग। 4 साल बाद भी ये मामला तूल पकड़े हुए है, बल्कि मैं कहूँगा कि इसको तूल दिया जा रहा है और मामला तो खैर 2020 अक्टूबर से ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, पर पिछले कुछ समय से ये रोजाना इसकी सुनवाई चल रही है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही है, चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। जम्मू कश्मीर की कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी, वहाँ की बार एसोसिएशन की तरफ से भी, और कुछ जाने पहचाने दिग्गज चेहरे जो हैं वो 370 का विरोध कर रहे लोगों की याचिका की पैरवी कर रहे हैं, जिनमें कपिल सिब्बल से लेकर के दुष्यंत दवे, राजीव धवन, कई ऐसे चेहरे हैं। उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं। करीब 8 से 10 दिन तक तो उन्हीं की दलीलें चलती रही। अब भारत सरकार की तरफ से जो एसजी हैं वो तुषार मेहता, वो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और बड़ी दमदार दलीलें पेश कर रहे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में कि ये मामला बढ़ किस तरफ रहा है। जो देश की जनभावनाएं हैं उसी दिशा में बढ़ रहा है, या ये लोग संविधान पीठ को अपनी दलीलों से कुछ कन्विंस कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। और जिस तरह का इस समय देश में वातावरण है, और तब भी जब ये 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी, तब भी जो एक भावनाएं थी पूरे देश की, उसके मद्देनज़र क्या कोई गुंजाइश है कि इसमें किसी तरह का कोई फेरबदल हो, यानी 370 को वापस इम्पोज किया जाए, जो कि असंभव सा लगता है। और जो देश की भावनाएं हैं, जनमानस है, उस पर एक तरीके से ये तुषारापात की तरह होगा। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं जाने माने अधिवक्ता और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ विजय सरदाना साहब से। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर नमस्कार। विजय जी, ये जो सुनवाई चल रही है, जिसमें कपिल सिब्बल साहब के तर्क तो बड़े अजीबोगरीब थे। कभी ब्रेग्जिट की याद कर रहे थे, कभी संविधान सभा की बात कर रहे थे, कभी कह रहे थे कि संविधान सभा अब 56 के बाद रही ही नहीं, तो अब तो ये 370 जो है वो अस्थाई हो गया है, इसको कैसे हटा सकती है। और जो भारतीय संसद है वो संविधान सभा का स्थान कैसे ले सकती है। जो कुल मिलाकर के 20-22 दलीलें इन लोगों की तरफ से रखी गई हैं, कपिल सिब्बल हों, राजीव धवन हों, दुष्यंत दवे हों, आपका क्या आकलन है, इन्होंने जो तर्क पेश किए हैं, जो दलीलें पेश की हैं, उनमें कितना दम है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि 370 आया क्यों था, या ये जो पूरा जो झगड़ा चल रहा है ये एक दिन का नहीं है, इसके पीछे एक इतिहास है। और जब तक हम उस इतिहास को नहीं समझेंगे, हम 370 और जो संविधान में प्रावधान किए गए थे उसको और 370 को क्यों हटाना पड़ा, हर एक के पीछे एक ना एक अपनी एक स्टोरी है। सर, जैसा हम सबको पता है कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो कश्मीर को लेके एक विवाद था, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से कहें तो वो मुस्लिम थी, और जो शासक थे वो हिंदू थे। और जब कबायलियों ने पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण किया
और वो जब कश्मीर के राजा को लगा कि नहीं उनकी सत्ता नहीं रहेगी, तो उन्होंने भारत सरकार को अप्रोच किया कि आप मुझे डिफेंड करिए, और भारत सरकार ने कहा कि हम आपको डिफेंड करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको भारत की प्रभुसत्ता माननी पड़ेगी। फिर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, तो सारे कागज मेरे पास हैं, आज डिटेल में टाइम नहीं है, कभी और विस्तार से एक एक लाइन पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में भी डिबेट चल रहा है। उसमें ये कहा गया था कि जो सत्ता है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको दो चीजों में कहा गया कि हम भारत का आधिपत्य मानते हैं इन ए लिमिटेड मैनर। लिमिटेड मैनर का मतलब ये है कि हम भारत के संविधान को मानेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, कि संविधान का कौन सा हिस्सा लागू होगा कश्मीर में, ये डिपेंड करेगा राजा की मर्जी पे। मतलब राजा उसको अप्रूवल देगा हर बार, तब जाके वो माना जाएगा। लेकिन जो 3-4 चीजें हैं जिसके कारण जो जे.एंड.के के ऊपर भारत सरकार निर्णय ले सकती है, वो था फॉरेन पॉलिसी, टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस रिलेटेड मैटर्स। क्योंकि जो वहां के राजा थे, उन्होंने दो चीजों को जम्मू एंड कश्मीर में देखा कि मेरी एक तो कुर्सी बची रहे, मेरी राजशाही बची रहे, और दूसरा मैं भारत के साथ विलय भी हो जाऊं तो भारत का मैं एक पार्ट बन जाऊंगा, तो मेरे को बचाने के लिए एक पूरा देश मेरे साथ खड़ा होगा। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की जब हम बात करते हैं कि मेरा राज्य भी रहे और भारत का भी मैं पार्ट बन जाऊं, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया था जो कहीं और नहीं किया गया। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में उस समय जाते हैं, तो इस पे चर्चा हुई थी, और तब ये बात आई थी कि साहब ये प्रावधान तो बाकी और किसी राज्यों में या प्रिंसली स्टेट के लिए आपने किया, नहीं तो जे.एंड.के के लिए क्यों। और तब ये आर्ग्यूमेंट आया था कि क्योंकि इस समय वहां डिस्टर्बेंसेस हैं, इस समय माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, लोग इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो सही लॉजिकल सोच सके, तो हम ये इस समय एक प्रावधान एज ए टेम्परेरी प्रोविजन कर रहे हैं, और बाकी जगह पे जैसे जैसे स्थितियां सुधरेंगी, ये जो एक्सेशन है या ये जो भारत में विलय है, ये पूर्ण हो जाएगा। ये एक एजम्पशन लेके बात आगे बढ़ी थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी ये चर्चा हो रही थी, तब वहां जो मेंबर थे उन्होंने सवाल उठाया था कि ये चीज तो आपने बड़ौदा के राजा ने कहा था, आपने उसको तो दी नहीं, आप ये मुद्दा जम्मू और कश्मीर के लिए क्यों उठा रहे हैं। तब उनको ये कह के चुप कर दिया गया था कि यार आप बड़ौदा की बातें यहां मत उठाओ, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और फिर एक कटाक्ष भी हुआ था उस असेंबली की डिबेट में कि अगर आप अपने मित्र का भला करना चाहते हैं तो बात अलग है। इसका मतलब ये है, अगर आप उसका टोन एंड टेनर देखें डिबेट का, उस समय भी कोई कंसेंसस नहीं था 370 को लेके। अब इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं कि क्या नेहरू ने उस समय शेख अब्दुल्ला साहब को प्लीज करने के लिए ये किया, या कोई और अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आई और अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि जो 370 प्रावधान किया गया, अब इसकी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन अपने दर्शकों के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये परमानेंट फीचर होता, तो जैसे बाकी आर्टिकल्स हैं तो उनके साथ ही 370 लिख दिया जाता। एक अलग से चैप्टर क्रिएट करके आर्टिकल 370 उसमें डालने की क्या जरूरत थी। जो पार्ट 21 बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन को लेके, उसमें 370 डाला गया। इसका मतलब ये था कि संविधान निर्माता पहले दिन से क्लियर थे कि इस समय हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे या इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें जे.एंड.के को बचाना है, कबायलियों का आक्रमण है। अभी
जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको हम साइन करते हैं, और उसके बाद जो होगी हालात हम उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। और इस आर्टिकल में ये लिखा गया है, अगर भारत के हम कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करें, अगर मैं दर्शकों के लिए पढ़ दूं सर, आर्टिकल 370 में एक ये बात कही गई थी कि नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, the president may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from the date as may be specified, provided that recommendation of constituent assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before president issue such a notification. अब राजनीति यहां शुरू होती है। भारत के से आपने सहायता ली अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जनता और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। भारत सरकार ने पूरी सहायता करी और ये भी कह दिया कि ठीक है, जब हालात सुधरेंगे, जब हम इसका पूरी चर्चा करेंगे, तब आप इसको देख लेना और एक रिकमेंडेशंस कर देना कि हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके भारत का एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। लेकिन जैसा होता है अक्सर राजनीति में, और उस समय नहीं आज भी हो रहा है, कि लोग वक्त के हिसाब से बदल जाते हैं। क्राइसिस कम हुआ, सिचुएशन जे&के में कंट्रोल हुई। अब जे&के असेंबली जब बैठी, वहां पे उन्होंने बगैर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को एड्रेस किए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। अब ये खेल वहां, एक्चुअली राजनीति वहां शुरू हुई कि अब हमारा तो काम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि 370 भारत का हिस्सा रहेगा, लेकिन भारत के कानून वही लागू होंगे जो वहां की लोकल सरकार या जो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो जब तक उसको अप्रूव नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि मेरी स्वतंत्रता और भारत की स्वतंत्रता में 100% विलय नहीं है। मेरे अधिकार मेरे पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। यह स्थिति सामने आ गई। अब उसी बात को लेके इस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है सर, वो इसी मुद्दे को लेके। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड कर देती तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब एज पर प्रोविजन हो जाता कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई झगड़ा नहीं था। इवन असेंबली भी अगर रिकमेंड कर देती कि नहीं, वी वांट टू हैव फुल फ्लेज इंटीग्रेशन विद इंडिया और 370 की जरूरत नहीं है, तब भी झगड़ा नहीं था, क्योंकि जो एक बार बार कहा जाता है विल ऑफ पीपल, लोकल जो पॉपुलेशन है उसका विल, वो वहां की विधानसभा है, वो अगर वो कर देते तब भी झगड़ा नहीं था। लेकिन समस्या क्या है, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस समय ये 370 धारा हटाई गई, वहां पे राष्ट्रपति शासन था। अब सवाल ये है कि मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति शासन है और उस समय असेंबली ऑपरेशनल नहीं है, तो क्या भारत सरकार इस तरह का निर्णय ले सकती है? या राष्ट्रपति शासन के दौरान में स्टेट असेंबली का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? यह सवाल आके यहां अटक जाता है। और इसीलिए ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है वो सिर्फ इसी लाइन को लेके है, जो मैंने अभी दर्शकों को पढ़ के बताया कि रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज नेसेसरी। अब वो नहीं है, लेकिन निर्णय ले लिया गया, उसकी वैलिडिटी को लेके ये सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस चल रही है। तो ये है सर बैकग्राउंड इस पूरी बात का। और इसमें छोटी बड़ी 50 घटनाएं हैं, जिसको हम जाएंगे कभी भी डिटेल में, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की बहस है उसका आधार क्या है, उसका आधार ये है जो मैंने अभी दर्शकों को एक्सप्लेन किया। और जो अभी तक दलीलें दी गई हैं, 21-22 दलीलें, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, दुष्यंत दवे और एक जम्मू कश्मीर से भी ताल्लुक रखते हैं वकील, उनकी तरफ से भी, और उन पर जो प्रति प्रश्न किए हैं चीफ जस्टिस ने और दूसरे जस्टिस साहिबान ने, उनका रुख आपको क्या लगता है विजय जी?
बहुत सारे ऐसे सवाल हुए हैं चीफ जस्टिस की तरफ से जो जिनसे ये संकेत मिले हैं कि वो कपिल सिब्बल, राजीव धवन या इनकी दुष्यंत दवे की दलीलों से सहमत नहीं है। देखिए सर, जजेस का काम होता है प्रोब करना, काउंटर क्वेश्चन करना। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सुपरफिशियल आर्ग्यूमेंट है या इसके पीछे कोई सब्सटेंस है। तो ये जजेस का राइट है, सच्चाई तक पहुंचने के लिए वो अपनी तरफ से भी 4 सवाल पूछ सकते हैं। अब सवाल आता है सर कि 370 अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो मैंने कहा सर कि कपिल सिब्बल और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि 370 हटाना गलत हुआ है, उनका एकमात्र आर्ग्यूमेंट है घुमा फिरा के वो यही है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो आपके संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अगर रिकमेंड नहीं किया है कि हम भारत के साथ विलय करना चाहते हैं और 370 हटा दिया जाए, इसका मतलब है कि अब ये परमानेंट हो गया, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा। और जैसा मैंने पहले कहा सर कि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उस समय जो पॉलिटिशियन थे J&K में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उनको भी पता था कि हम इसको ऊपर चुपचाप रहेंगे। एक उन्होंने 54 में J&K का संविधान ड्राफ्ट किया और उसमें उन्होंने सारी बातें कर ली, लेकिन 370 के ऊपर चुप्पी साधे रखी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग कर दी। अब सवाल ये है सर, मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रैक्टिकल सवाल रखता हूं। अब एक इंसान, आप कहीं खड़े हैं पब्लिक में, कोई व्यक्ति आता है और आपके हाथ में एक बच्चा थमा जाता है कि सर जरा इसको पकड़िए, मैं मेरा सामान उतार लूं। आपने किसी बच्चे को पकड़ लिया और वो व्यक्ति गायब हो गया। अब आप उस बच्चे का क्या करेंगे? फेंक देंगे या उसके सही माँ बाप की तलाश करेंगे या कानून के हिसाब से कोई रास्ता निकालेंगे कि भाई इसका आफ्टर ऑल राइट्स तो इसके भी हैं। अब सवाल इस बात का लेके आता है कि मुझे ये कहा गया कि हमारे को आप संभाल लीजिए, हम इस समय क्राइसिस में हैं। 370 लाने का, या जिस समय ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ महाराजा हरि सिंह के साथ, उस समय कबायलियों का आक्रमण था। उस समय आपने भारत सरकार की सहायता ली, अपना काम निकाल लिया, और जब आपको इस पे फाइनल डिसीजन लेना था तब क्या होता? तब आप भाग लिए। अगर स्थिति ये होती, मान लीजिए उस समय थोड़ी मैच्योरिटी और दिखाते, हम कहते ठीक है मरने दो आप लोगों को, हम आपकी सहायता नहीं करेंगे जब तक आप अनकंडीशनल एग्रीमेंट साइन नहीं करते, उस समय क्या होता सर? एक सिचुएशन में आपके सामने रख रहा हूं, जम्मू कश्मीर बर्बाद हो जाता। हो सकता है कि जो कबायली आए थे या पाकिस्तानी फोर्सेस आई थी, वो काफी हद तक तहस नहस कर देती। हो सकता है कुछ हिस्से में भारत की फौजें घुसती और जम्मू क्षेत्र या जो भी जितना जिसके हिस्से में आता उधर से कोई और घुसता। कुल मिला के J&K का आज रूप क्या होता? जस्ट एक एजम्पशन कर लीजिए कि अगर भारत सरकार उस समय मदद नहीं करती तो J&K का रूप क्या होता। ये बात अगर हम समझते हैं तो ये बात को हमें समझना होगा कि J&K का जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए भारत की सेनाओं ने और भारत सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इस एश्योरेंस पे कि अभी आप हेल्प कर दीजिए, बाद में जो पेंडिंग मुद्दे हैं इनको डिस्कस करके हम रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपने रिजॉल्व नहीं किया, आपका काम निकल गया, आप भाग लिए। अब क्योंकि आप भाग लिए वहां से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व कर दी, अब आप ये कहते हैं कि नहीं जी अब तो 370 परमानेंट हो गया, अब वो टेम्परेरी नहीं रहा। अगर हम पॉलिटिक्स और लीगलिटीज को हटके थोड़ा सा दूर से सोचें, क्या ये उचित था? अगर हमने J&K को बचाया, क्या बर्बाद होने दिया जाता? और उसके बाद मान लीजिए लड़ाई होती और भारत की सेनाएं जम्मू कश्मीर पे कैप्चर कर लेती, तब तो 370 नहीं होता ना, फिर तो एक्वायर्ड टेरिटरी होती। तब क्या होता सर? तो क्या इस तरह के झगड़े होते? 370 की जरूरत पड़ती? आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है वो होती? नहीं होती ना। तो लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, रिवर्स भी हो सकता था अगर पाकिस्तानी कब्जा कर लेता। अगर पाकिस्तान कब्जा कर लेता तो स्थिति और अलग होती।
और अगर पाकिस्तान J&K में कब्जा करता और भारत की सेना फिर लाहौर पहुंच जाती और जो पुराना पंजाब था वो पूरा कैप्चर कर लेती, तब क्या होता? तो हाइपोथेसिस कहीं निकल जाते। लेकिन स्थिति ये थी कि J&K को भारत की जरूरत थी, क्राइसिस में मदद की गई इस प्रॉमिस के साथ कि बाकी पेंडिंग मुद्दे हम रिजॉल्व कर लेंगे। और ये बात सबको पता थी कि मर्जर तो होना है, इसीलिए कहा गया कि आप लोग आपस में तय कर लो और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कहना कि एक रेजोल्यूशन पास कर दे। दिस वाज ए मैटर ऑफ ट्रस्ट। अब ये बात हुई है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर। क्या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से आप अपनी संवैधानिक पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं? जो टेम्परेरी थी उसको आप परमानेंट करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने आपको धोखा दिया इसलिए अब मेरा ये परमानेंट राइट हो गया। क्या ये आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं? और इसी मुद्दे को सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, धोखाधड़ी, बेईमानी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन बात इस बात की आती है कि आज स्थिति क्या है। तो जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं कपिल सिब्बल साहब से की तरफ से, या जो लोग इन फेवर ऑफ 370 हैं, जिनका ये कहना है कि जो डिसोल्यूशन है वो गलत है, उनका एक ही मकसद है कि जो उस समय राजनीतिक षड्यंत्र किया गया भारत के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसको षड्यंत्र बोलूं, क्योंकि उनको क्लियरली पता था कि उनको इस लाइन का जवाब देना है। और मॉरली वो ये नहीं कह सकते थे कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि भारत सरकार की फौजें पहुंच जाती। तो ये उन्होंने जानबूझ के राजनीति करके भारत के ट्रस्ट के साथ बिट्रेल किया है, मैं तो यही कहूंगा। अब ये सारे एडवोकेट जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि वो बिट्रेल जो था वो सही था। कहानी ये 5 और 6 अगस्त को जब लोकसभा और राज्यसभा में इसको रखा गया, अमित शाह के द्वारा, और पारित कराया गया, तब का उनका भाषण अगर उठा करके देखें तो उन्होंने कहा था कि 370 ने बहुत बड़ी गलतफहमियां पैदा की, इस पार भी और उस पार भी। पाकिस्तान ने इसका बहुत नाजायज फायदा उठाया, अपना दावा जताता रहा जम्मू कश्मीर पर, और दशकों तक ये तमाशा पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चलता रहा। दुनिया को वो भ्रमित करता रहा और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भ्रमित करता रहा। ये अलग बात है कि जो उसके इलाके का, जम्मू कश्मीर का इलाका है, वो बहुत बदहाली की स्थिति में है, और ऐसे बहुत सारे अधिकार जो भारत के दूसरे राज्यों के नागरिकों को प्राप्त थे, उनसे एक तरीके से इस भ्रम की स्थिति के चलते जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे फ़ायदा नहीं उठाने दिया गया। अब जब से ये 370 हटाई गई है, 35 से हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वो सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। वहाँ अब अमन भी है, विकास की गति भी कई गुना बढ़ गई है, आतंकवादियों की घुसपैठ भी कम हो गई है। ये जो सारे तथ्य हैं, पिछले 4 साल में जो बदलाव देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, और अब तो पाकिस्तान की तरफ के लोग भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो तो एक तरीके से पूरा विकास के पथ पर बहुत तेज अग्रसर हो रहा है, तो हमें भी अब भारत में मिल जाना चाहिए। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। ये सारे तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। सर, ये तो देखिए एविडेंसेस हैं जो स्थिति बताते हैं कि भारत में अगर J&K का विलय हुआ है तो ये वहां के लिए एक अच्छी खबर है। और ये वो लोग कह रहे हैं जो आज तक ये कहते थे कि J&K पाकिस्तान का हिस्सा है, या पाकिस्तान बोलता था कि ये हमारा हिस्सा है। आज वहां के लोग भी कह रहे हैं कि J&K के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो वहां के लिए अच्छा है और ओवरऑल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जब ये बात आती है तो कुल मिला के सर बात इस बात को लेके आ जाती है कि अगर भारत के साथ अगर खुशहाली है तो लोगों को दिक्कत क्या है।
और ये बात हमें समझनी होगी। इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था J&K का, उसमें भी लिखा था द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये तो वो मान रहे हैं कि हम भारत के साथ ही रहेंगे, लेकिन बात यह आती है कि दो झंडे दो निशान दो संविधान, ये कैसे हो सकता है? सवाल यहां आ रहा है। और उसी झगड़े को हटाने के लिए, इस तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए 370 को हटाना पड़ा। और यही अमित शाह जी ने कहा क्योंकि जम्मू कश्मीर की एंटिटी अलग है, इसीलिए पाकिस्तान को मौका मिलता था और इसीलिए बार बार वहां पे प्लेबिसाइड की बात होती थी कि जनमत संग्रह कराया जाए। अब जब 370 हट गया तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स अपने आप खत्म हो गए। लेकिन बात वही घूम फिर के आ जाती है कि जो फेवर कर रहे हैं 370 का, वो लोग ये चाहते हैं कि ये झगड़ा बना रहे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये पारित नहीं किया। अगर मैं ये कहूं कि सर उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उनका कोई अल्टीरियर मोटिव था, वो चाहते थे कि वो सत्ता में रहें, भारत का पूरा फायदा उठाएं, लेकिन जिम्मेवारी ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने हिसाब से चलाएं। क्योंकि कारण क्या है सर, मान लीजिए भारत के अंदर कोई क्रिमिनल लॉ बनता, टेक एग्जांपल करप्शन एक्ट हमने पास किया, अगर संविधान वहां अलग होता तो भारत में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो J&K में लागू नहीं होता। इसका मतलब अगर वहां के नेता पूरा करप्शन करें, करप्शन का कानून नहीं लागू होगा। वहां के नेता दुनिया भर की इनकम करें, इनकम टैक्स हम लागू नहीं करें। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रावधान हैं आप पिक एंड चूज करें, जहां बेनिफिट हो आप कहते हैं हाँ ये हम लागू कर लेंगे, जहां पे जिम्मेवारी हो या अकाउंटेबिलिटी हो या लायबिलिटी खड़ी होती है वो नहीं करेंगे। तो फिर देश कैसे चलेगा? तो ये कुल मिला के स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और ये बात जब मैं जम्मू कश्मीर जाता रहा हूं और इंसिडेंटली जब ये कानून वापस लिया, उससे 2 दिन पहले मैं वहीं था श्रीनगर में, और जिस तरह की हलचल थी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, जिस तरह से फ्लाइट्स एयरपोर्ट्स में भीड़ थी, लोगों को कहा जा रहा था कि आप मूव आउट कर जाइए, तो स्थिति वहां पे वही थी। क्योंकि जब ये धारा 370 हटी, उससे पहले वहां पे जो हॉर्टिकल्चर पॉलिसी कमेटी थी, मैं उसका मेंबर था, तो इसलिए हर दूसरे तीसरे महीने मुझे वहां मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था। तो स्थिति ये थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो वहां की जनता को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इवन आज जितने भी एक ऑपोजिशन वाले सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आप अगर ये देखें तो जो जम्मू एंड कश्मीर का प्रियम्बल है कानून का, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं, और मैं भारत का जो प्रियम्बल है वो पढ़ के सुना देता हूं। आपको ये पता लग जाएगा सर कि किस तरह से ये खेल हुआ और क्यों ये लोग इस बात को नहीं उठा रहे हैं कि J&K में जो खेल किया गया वो कुछ स्वार्थ के लिए किया गया। जी जी। और इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक मुश्किल होगी। देखिए इसमें क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर having solemnly resolved in pursuance of accession of this state to India, which took place on the 26th date of October 1947, to further define the existing relationship of the state and Union of India as an integral part thereof, and to secure to ourselves justice, social, economic and political। ठीक, भारत का जो संविधान है वो क्या बोलता है सर? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all the citizens justice, social, economic and political। और उसके आगे चीजें,
अब ये बताइए सर कि J&K के पूरे संविधान में सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा? नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि भारत का हिस्सा है लेकिन हम सेक्युलर नहीं होंगे। और ये पूरी जमात ये बोलती थी कि हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म खतरे में है, और ये सब लोग किसको डिफेंड कर रहे हैं? जो अपने आप को सेक्युलर कहने से डर रहा है। वहां ये सेक्युलर क्यों नहीं बनना चाहते थे? क्योंकि पॉपुलेशन वाज मेजॉरिटी वाज मुस्लिम। अब आप दो चीजों का पॉलिटिकल मतलब निकाल लीजिए सर। 31 अगस्त तक ये सुनवाई मेरे विचार से पूरी होने वाली है। उसके बाद बहुत संभव है कि सुप्रीम कोर्ट सबकी दलीलें जो सुनी हैं उनको लिपिबद्ध करने के लिए और फैसला तैयार करने के लिए इसे सुरक्षित रख ले, और बहुत संभव है या तो सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में ये फैसला सुनाया जाए। अब तक जो बहस हुई है, सुनवाई हुई है, जो अभी तक संविधान पीठ के न्यायाधीशों का रुख है, क्या लगता है आपको? और क्या कोई 1% भी ये उम्मीद है कि 370 वापस इम्पोज की जा सकती है? सर जहां तक बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जहां ये देखिए ये डिसीजन है भारत की पार्लियामेंट का, और जब भारत के पार्लियामेंट का अगर ये डिसीजन है, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर सकता है, प्रोसीजरली बात कर सकता है, लेकिन संविधान के खिलाफ जाके या पार्लियामेंट के खिलाफ जाके ये नहीं कह सकता कि नहीं आप 370 वापस लेके आइए। ये मुझे नहीं लगता। हाँ, ये प्रावधान दे सकता है कि 370 में जो बेनिफिट्स मिलते थे सर्टेन ग्रुप्स को, उसको एक्सप्लोर करके भारत सरकार को एक एडवाइजरी जारी की जा सकती है कि आप इन बातों, आपने 370 हटा दिया कोई बात नहीं, इन बातों को लेके रोष है या व्यवधान है, आप इन पे जरा नजर डाल सकते हैं। और फिर भारत सरकार के पास भारत का संविधान है, उस हिसाब से जो तर्क संगत होगा भारत सरकार कर सकती है, कोई मनाही नहीं। लेकिन 370 गलत हुआ, हटाना गलत था, हम इसको नहीं मानते, भारत सरकार को वापस रीइंस्टेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस लेवल तक जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में खुद को डाल देंगे एज ए नेशन, क्योंकि कल को मान लीजिए कि हम टेक एन एग्जांपल, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको आप कहां लेके आएंगे? हम तो कह रहे हैं ना कश्मीर का आधा हिस्सा तो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। अगर हम कल को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत से मिल जाता है, तब आप उसको क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ इंडिया या पार्ट ऑफ J&K? और वहां पे कौन सा संविधान लागू होगा? क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं, ये तो भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उसको एक्वायर किया है, तो क्या उसको एक्वायर करके 370 के स्लॉट में डाल दिया जाएगा वापस, या उसको भारत के मेन कॉन्स्टिट्यूशन में मर्ज किया जाएगा? तो सिचुएशंस जो ग्राउंड पे है वो इतनी आसान नहीं है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन देना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसकी जिम्मेवारी थी 370 में ये एडवाइजरी देने की कि हम इसको मर्ज करना चाहते हैं या इस इशू को 370 को हटाना चाहते हैं, वो चुपचाप बगैर इस मुद्दे पे कमेंट किए डिसॉल्व क्यों कर दी गई? उसके पीछे अल्टीरियर मोटिव क्या था? मुझे लगता है इस पे भी चर्चा होनी जरूरी है। जब तक हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग रूट कॉज के ऊपर ध्यान ना देके हम बाकी सब, जिसे कहते हैं ना बीटिंग अराउंड द बुश, हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो कौन थे, उसका कॉम्पोजिशन क्या था, उनकी नीयत क्या थी, वो जानबूझ के 370 को लटका के क्यों छोड़ के गए, इस पे भी बहस होनी जरूरी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया था, और उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि पूरा जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी पीओजे के, वो भी भारत का अभिन्न अंग है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 24 सीटें जम्मू कश्मीर की असेंबली में
खाली रखी जाती हैं, ये जो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है उसके लिए है। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।